अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लिसनर्स एंड व्यूवर्स। आज फिर हम एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं और ये टॉपिक ज़्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो थीसिस वगैरह लिखे जाते हैं या रिसर्च प्रपोज़ल लिखी जाती है या रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह लिखी जाती हैं या यहाँ से आगे निकलें तो जो रिसर्च पेपर्स और जो बड़े बड़े हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थीसिस लिखे जाते हैं, ये आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक के बारे में होने जा रही है। जी स्लाइड्स, अगर आप स्लाइड आपके सामने जब आ गई है तो इट मीन्स आपको अब समझ आ गई होगी कि ये स्लाइड वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद होने जा रही है। जी ये है एकेडमिक राइटिंग के बारे में। तो हम आज इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, ये किस मकसद के लिए होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये कहाँ पे यूज़ होती है और ये कैसे यूज़ होती है। तो आप तवज्जो रखिएगा और ट्यून रहिएगा। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि ये जो एकेडमिक राइटिंग है ये क्या चीज़ है। जी सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन देना चाहूँगा। तो एकेडमिक राइटिंग इज़ क्लियर, कंसाइज। अच्छा, अब जो कंसाइज को मैंने रेड में रखा है, तो कंसाइज का माना क्या हुआ कि शॉर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड बैक्ड अप बाय एविडेंस। कि इस लाइन के अंदर इसने 3-4 चीज़ों को इकट्ठा किया, यानी आपकी जो एकेडमिक राइटिंग होगी वो क्लियर होगी, ब्रीफ होगी और लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होगी। मीन कि उसके अंदर किसी किस्म की आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप इतनी मुख्तसर कर दें कि आप अगले बंदे तक आप अपनी बात सही तौर पे समझा भी ना पाएँ। फोकस्ड होगी। फोकस्ड किस पे होगी? आपके ऑब्जेक्टिव पे फोकस होगी, आपके टॉपिक पे फोकस होगी, इधर उधर आप नहीं निकलेंगे। स्ट्रक्चर और बाकायदा इसको एक बॉडी फॉर्मेट के साथ आप जाएंगे। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह रिसर्च प्रपोजल लिखने का स्ट्रक्चर है, रिसर्च रिपोर्ट लिखने का स्ट्रक्चर होता है, थीसिस लिखने का स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर भी फॉलो करेंगे और इसकी लैंग्वेज को भी फॉलो करेंगे, बैक्ड अप बाय एविडेंस। और जो भी आप बात करेंगे बाकायदा दलील से करेंगे। ऐसे आप हवा में बात नहीं करेंगे कि ये हो गया जी हो गया, नहीं, आप बाकायदा एविडेंस देंगे। इट्स पर्पस इज़ टू एड द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग। जी क्या मकसद है जी आपका थीसिस लिखने का, रिसर्च आर्टिकल्स लिखने का या रिसर्च प्रपोजल्स लिखने का? जी इट्स पर्पस इज़ टू एड द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग। इसका मकसद ये है कि जो पढ़ने वाला है, अगर वो आपने जो थीसिस लिखा है या आपने जो डिसर्टेशन की है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसको समझने में हेल्पफुल हो। इट हैज़ अ फॉर्मल टोन। जी टोन क्या होगी? इनफॉर्मल नहीं होगी, फॉर्मल होगी और इसका स्टाइल भी फॉर्मल होगा। बट इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये पेचीदा नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेतहाशा वर्बोज टाइप यानी मुश्किल डिक्शनरी आप इसके अंदर वोकैबुलरी का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई ऐसी वर्ड्स यूज़ करेंगे या जो अगले बंदे को, या टेक्निकल लैंग्वेज इसके अंदर आप यूज़ कर देंगे तो या जार्गन्स ऐसे यूज़ कर देंगे जो अगले बंदे को उसकी समझ ना आए। नहीं, हमने क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं, ये जो कोई भी आप चीज़ लिख रहे हो एकेडेमिया के अंदर, हमने तो अगले बंदे को बात समझानी है। तो समझानी तब है जब आपकी लैंग्वेज क्लियर होगी, लेकिन कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव होगी। तो इस वजह से आपकी लैंग्वेज भी इसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। एंड डज़ नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेज एंड कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी। बिल्कुल आपको मैंने बता दिया कि आपकी वोकैबुलरी बिल्कुल सिंपल होगी और टू द पॉइंट होगी। और लॉन्ग सेंटेंसेस का आप बहुत ज़्यादा लंबे 3-3, 4-4 लाइन्स पे जिनकी फुल स्टॉप आखिर में आया, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। जी एकेडमिक राइटिंग के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो ये एक स्लाइड के ऊपर मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है, ये है कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपकी मुझे तवज्जो चाहिए होगी, आप ये वर्ड अपने जहन में रखिए और मेरे अब अल्फाज को गौर से सुनिएगा कि अगर एकेडमिक राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो नंबर 1 पे कौन सी चीज़ है? कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा जी, अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है? यानी आप इसके अंदर ज़्यादा वैरायटी लाएंगे। आपकी जो अप्रोच होगी इसके अंदर, वो उसके अंदर यू विल यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज़। ठीक है जी, मसलन जो लैंग्वेज आप डेली यूज़ करते हो, वो लैंग्वेज जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपनी क्लासेस के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हो, ठीक है,
वहाँ, और या आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हो वो यहाँ पे आपने वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा। तो यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है कि आपने अपनी लैंग्वेज को क्लियर रखना है। आपने कॉम्प्लेक्सिटी यानी इसके अंदर अगर कॉम्प्लेक्सिटी पेचीदगी है तो आपने इसके अंदर एक जो वैरायटी का जो एलिमेंट है वो आप अपने इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन वैरायटी आपकी फोकस्ड होगी। लैंग्वेज और वोकैबुलरी के ऊपर मैंने आपको बात कर दी, लेकिन आपने अवॉइड यहाँ पे क्या करना है कि आपने जो आपकी जो डेली कन्वर्सेशन या डेली स्पीकिंग के अंदर जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हो या टोन यूज़ करते हो वो यहाँ पे नहीं होगी। तो इसका जो पहला जो करैक्टरिस्टिक है वो कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि आप पेचीदगी इसके अंदर नहीं लाएंगे, ठीक है, लेकिन वैरायटी का एलिमेंट आप ला सकते हैं वर्ड्स के अंदर, वोकैबुलरी के अंदर, ठीक है जी। लेकिन आप जो कन्वर्सेशनल स्टाइल है या आपका जो स्पीकिंग डेली स्पीकिंग स्टाइल है उसको आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है जी फॉर्मेलिटी, यानी इस फॉर्मेलिटी का मतलब ये हुआ कि आप फॉर्मल लैंग्वेज को या फॉर्मल टोन को यूज़ करेंगे। लैंग्वेज भी आपकी फॉर्मल होगी और आपकी टोन भी फॉर्मल होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप इसके अंदर फॉर्मल जाएंगे तो इस फॉर्मल के अंदर क्या होगा, जब भी आप फॉर्मल और इनफॉर्मल की आपके जहन में कोई बात डाले, टीचर बात डाले, कोई प्रोफेसर बात डाले, कोई भी स्पीकर बात डाले, तो आपके जहन में डियर स्टूडेंट्स ये बात जानी चाहिए कि अब आपने अवॉइड करना है कोलोकियल एक्सप्रेशंस को, यानी डेली यूज़ के जो एक्सप्रेशंस हैं आपने उसको अवॉइड करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपकी जो प्योरिटी ऑफ द लैंग्वेज है वो हाई होगी। यहाँ पे कोई भी आपकी स्लैंग वर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी आप जार्गन्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, फॉर टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे जी, 2-3 चीज़ें मैं आपको ज़हन में बता रहा हूँ कि आप अवॉइड करेंगे किस चीज़ को, कोलोकियल लैंग्वेज यानी अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी एक्सप्रेशन है उससे अवॉइड करेंगे, और आपकी जो फॉर्मल लैंग्वेज की जो डिग्री होगी वो बिल्कुल हाई लेवल पे होगी, प्योर होगी, ठीक है जी। और अगर आप इसको जो कॉम्प्लेक्सिटी और फॉर्मेलिटी है, अगर आप इसको थोड़ा सा इनके दरमियान एक लिंकेज है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा मैं इन दोनों को अगर इकट्ठा कर दूं तो आपको एक बात ये जहन में आ जाएगी कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी यानी नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी था और नंबर 2 पे फॉर्मल लैंग्वेज है, तो या फॉर्मल इसकी फॉर्मेलिटी है, तो डेफिनेटली आप इनके अंदर अवॉइड करेंगे डेली जो स्पीकिंग का जो वोकैबुलरी है उसको और कन्वर्सेशनल स्टाइल्स को अवॉइड करेंगे, और आप क्या करेंगे जी, कोलोकियल एक्सप्रेशंस को अवॉइड करेंगे, और आपकी जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो हाई लेवल पे होगी और प्रीटी हाई होगी। इसके अंदर आप किसी किस्म का कोई जो हम अपना कहते हैं कि जो झोल टाइप कोई चीज़ है आपकी लैंग्वेज के अंदर या आपकी राइटिंग के अंदर, वो यहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, एक और भी टेक्निकल लैंग्वेज ज़रा थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर एक ये चीज़ है जो हमारी जो मैंने आपको पहला टॉपिक बताया कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, कि ये नाउन बेस्ड राइटिंग के अंदर नाउन बेस्ड होगी, और आपकी जो आप अगर स्पीकिंग करेंगे तो वो आपकी वर्ब बेस्ड होगी। ये जहन में थोड़ा सा रखिएगा। अच्छा, नंबर अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो इसके अंदर है प्रिसीजन का मतलब होता है दुरुस्तगी, प्रिसाइज जिसे हम कहते हैं, यानी आप यहाँ पे जो भी आर्गूमेंट्स देंगे वो बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स का आप बिल्कुल आपके जो स्टैटिस्टिक्स होंगे वो बिल्कुल दुरुस्त होंगे। उसके अंदर आपकी बाकायदा सर्च होगी, और आपने किसी की बात को जो है ना, वो ऐसे नहीं कि आपने कोई सुनी हुई बात है कहीं पढ़ी हुई थी लेकिन आपको उसको बुक का कोई पता नहीं कि कहाँ पे पढ़ी थी। तो अगर आप जो भी आर्गूमेंट्स यहाँ पे देंगे, जो भी आप अपनी जो दलील यहाँ पे पेश करेंगे, तो आप बाकायदा उसका रेफरेंस देंगे, उसका साइटेशन देंगे, और आप उसके बारे में क्लियर होंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन अब मैं देने लगा हूँ ये इसके ऊपर ये वैलिडिटी है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। प्रिसाइज मैनर के अंदर आप अपने आर्टिकल, आप अपने एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि वट एवर द आर्गूमेंट्स यू विल बिल्ड और वट एवर द आर्गूमेंट्स यू गिव इन योर राइटिंग, you will have a dead sure that they are correct and precise। तो नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास इस एकेडमिक राइटिंग की जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑब्जेक्टिविटी। जी,
आप किस मकसद के लिए लिख रहे हो। आप जो एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो एकेडमिक राइटिंग है ये किस लिए लिखी जाती है। ये एकेडेमिया के अंदर जो भी हम काम करते हैं, मसलन आर्टिकल्स लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, हम डिसर्टेशन लिखते हैं, अच्छा, या फिर हम रिसर्च पेपर्स कोई बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो उनको लिखने का एक मकसद होता है। अगर आप जब भी जितना भी आप आर्टिकल, चाहे 25,000 वर्ड्स का हो, 30,000 वर्ड का हो, लेकिन आप अपने ऑब्जेक्ट से नहीं हटेंगे। आप अपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यानी आपका ऑब्जेक्ट है कि आपने अपने टॉपिक को क्लैरिफाई करना है बिफोर दिस पीपल, यानी आपने क्लियर करना है उसको, तो आपका वो ऑब्जेक्टिव, उससे आपने नहीं हटना। तो ये भी हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स है आपकी लैंग्वेज की, एकेडमिकल लैंग्वेज की। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सप्लिसिट फॉर्म। अब ये जो लफ्ज़ एक्सप्लिसिट है ना डियर स्टूडेंट्स या लिसनर्स, अब सुन लीजिए। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। एक्सप्लिसिट का मानी क्या है? क्लियर। और इसके अंदर नो रूम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन और डाउट। आप अपने आर्टिकल के अंदर या आप आर्टिकल के अंदर किसी किस्म की का आप ऐसा कोई बात नहीं करेंगे जिसके अंदर यू हैव अ डाउट अबाउट इट, कि आपने कहीं पे सुन रखा था, कहीं पे किसी के अपने दोस्त से सुना था, आप यहाँ पे कोट कर रहे हो और उसको दलील बना के पेश कर रहे हो। नो नो नो, नॉट एट ऑल। आपकी जो एक्सप्लिसिटी है, यानी आप बिल्कुल वो क्लियर होंगे अपने इस लैंग्वेज के बारे में, अपने फैक्ट्स के बारे में और आर्गूमेंट्स के बारे में, और आप इसके अंदर किसी किस्म का जो है ना वो इसके अंदर कोई नक्स या कोई फ्ला या कोई अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट है वो नहीं होगा। वैलिडिटी उसकी बिल्कुल पूरी होगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूरेसी। जी बिल्कुल, जैसा कि वर्ड से आ रहा है कि आप जो स्पेलिंग इसके अंदर यूज़ करेंगे, जो सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, जो ग्रामर यूज़ करेंगे और जो आप वोकैबुलरी यूज़ करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी और वो आपके ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करेगी। वो हेल्प करेगी कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। मसलन आपका एक टॉपिक है, यू हैव अ टॉपिक इन योर माइंड एंड यू आर गोइंग टू राइट एन आर्टिकल अबाउट सर्टेन टॉपिक, एंड ड्यूरिंग दैट all this course you will not deviate from that objectives, because the topic is the objective, and objective is to make the people understand what kind of points you as a writer want to clear before the people. तो उसके अंदर आपकी वोकेबुलरी, आपकी ग्रामर, आपके सेंटेंसेस वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, वो नक्स से पाक होने चाहिए, इसके अंदर कोई फ्ला, कोई झोल नहीं होना चाहिए। जी नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी कौन सी नेक्स्ट स्लाइड है। जी अब हम ये जो वर्ड हमारे पास आया है हेज, ये एक नया वर्ड है। आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये एक नया वर्ड है, तो ये कैसे है, तो मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली कि एग्जाम्पल हेज की क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग हेजिंग लैंग्वेज एग्जाम्पल्स। ज़रा देखिए, It may be said that commitment to some of the social and economic concepts was less strong than it is now. थोड़ा सा तवज्जो रखिएगा, मैं आपको ये जो hedges हैं इसको आपके सामने क्लियर करूँगा। आपने फोकस क्या करना है, इट मे बी, ये जो मे बी said और नीचे लिखा हुआ है may seem, दूसरी लाइन के अंदर the lives they'll choose may seem overly ascetic and self-denying to the most women today. अब ये may seem और may be said, ये ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा इन लफ्ज़ों के ऊपर और मैं आपको आगे इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब जो हेजिंग जो एकेडमिक के अंदर है उसके अंदर आप ये वर्ड यूज़ करेंगे हेजिंग के अंदर, यानी आपने जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर वो ये है कि इट अपीयर्स टू बी, या थिंक का जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सजेस्ट, लुक्स लाइक, बिलीव, परहैप्स, assume, possibly, seem, maybe, ये जो सारे वर्ड हैं ये आपको इसमें आपको समझ आ रही होगी कि जो हेजिंग अगर एकेडमिक राइटिंग के अंदर आप यूज़ करेंगे तो बेसिकली जो हेजिंग है उसके अंदर ये होता है कि आप कुछ वर्ड अगर आपको थिंकिंग क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी राइटर के रीडर के जहन के अंदर, तो आप अपने उस थिंकिंग के अंदर आप कोई ख़ास एक वर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम बतौर जिनको कहते हैं कि ये हेजिंग के तौर, ये हेजिंग है बेसिकली, ये हजिज़ हैं, जिसके अंदर मैंने आपके सामने ये जो पिक्चर शो की है, ये अपीयर्स टू बी,
या हम कहते हैं थिंक, सजेस्ट, या आप यूँ ये वर्ड जो हैं इनको आपने गौर करना है, इनको आप अपने नोटबुक नोट कर लीजिएगा और आपने यही समझना है कि ये देखिए पिक्चर एक बंदा टूल पे बैठा है और वो उसको सोच विचार में है, तो वो चाहता है कि जो रीडर है वो भी बेसिकली किसी थिंकिंग मूड में जाए और वो एक, क्योंकि कुछ हैजेस का मतलब होता है कि आपने रीडर के अंदर क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं जिनको आपने आगे जाके सेटिस्फाई करना है। तो अपीयर्स टू बी, सजेस्ट, बिलीव, परहैप्स, अस्यूम, पॉसिबली, तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो रीडर के जहन में एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, जिनकी तशफ़ी के लिए वो आगे जाके यानी ये अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी का एक सफ़र है जो कि आगे आपके आर्टिकल के अंदर एक कंक्लूजन तक हम इसको ले जाते हैं। तो ज़रा हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब और कौन सी चीज़ इसके अंदर आती है। यानी ये जो हैजेस हैं ये बेसिकली आपने इनको यूज़ करना है अपने एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, डाउट रीडर के अंदर आए और आप उसको क्लियर कर सकें जो क्वेश्चंस आपने रीडर के जहन में डालते हो। अवॉइडेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, जी फिगरेटिव लैंग्वेज, दिस इज़ द वर्ड दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर यू इन माई रीसेंट वीडियोज़। तो अगर आपको फिगरेटिव लैंग्वेज का पता ना हो तो आप उसमें जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो आपने फिगरेटिव लैंग्वेज से दूर रहना है एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर। तो फिगरेटिव लैंग्वेज की एग्जांपल्स क्या हैं? सिमिली, मेटाफर्स, इडियम्स और जार्गन्स टाइप और जो हाइपरबली, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये कनोटेशन और ये सारी चीज़ें जिनसे आपने अवॉइड करना है एकेडमिक राइटिंग के अंदर। इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई वो नहीं है कि आपने इनको यूज़ करना है जी। जी अब आपने और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी पॉइंट कि कॉन्शियसनेस, आपने बाखबर हो के जो भी आपने एकेडमिक राइटिंग जब आप कर रहे हो तो आपको तमाम चीज़ों को फोकस करना है। आपने अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टॉपिक को के साथ टच होके रहना है। आप डाइवर्ट अगर आपकी सोच हो जाएगी तो डेफिनेटली डाइवर्जन जो है, यानी आप अपने जब बेस से हटोगे तो वो एकेडमिक राइटिंग अंदर आपको वहाँ पे जो है ना वो नक्स क्रिएट हो जाएगा। तो आप जो भी जो आप इसके अंदर कोई कोटेशंस देते हो, कोई रेफरेंसेस देते हो, कोई साइटेशन देते हो, या आप आर्गूमेंट्स बिल्ड कर रहे हो और आप उसके अंदर कोई एग्जांपल साथ दे रहे हो, तो आप उसके अंदर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके रेफरेंसेस दे रहा हूँ, उसकी वैलिडिटी क्या है, वोकैबुलरी है तो वो कौन सी मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर हैजेस हैं तो क्या मैं किस तरीके से उनको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने कॉन्शियसनेस, यानी ये आपसे तकाजा करती हैं कि आप थोड़ा जो है ना वो जाग के बैठें और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं जी। नेक्स्ट ये भी स्लाइड जो है ये ज़बरदस्त है, तो देखिएगी कि इसके पॉइंट क्या है कि व्हाट शुड बी अवॉइडेड वाइल एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर हमने किस चीज़ से बचना है। तो राइटिंग शुड बी फॉर्मल नंबर 1, बट इट डज़ नॉट नीड टू बी पोम्पस, यानी आपने इसके अंदर फॉर्मल तो रहना है लेकिन आपने इसके अंदर वोकैबुलरी की भरमार नहीं कर देनी कि मुश्किल वोकैबुलरी और पोम्पस, यानी आपने कोई शो मारनी है इसके अंदर कि अगले बंदे को आपने मुतासर नहीं करना। मेक द रीडर अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू वांट, what is your topic and what is the objective of writing this article। तो उसको आपने एक उसकी तफहीम बढ़ानी है, समझ बूझ के अंदर इजाफा करना है। तो इसके अंदर आपको ये नहीं कि आप अपने इम्प्रेशन आपने डालना है, इम्प्रेस करना है रीडर को, नहीं, बल्कि रीडर को आपने समझाना है, उसको उसकी कॉम्प्रीहेंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है। ये होता है एकेडमिक राइटिंग का थीम। मेन फॉर्मेलिटी, टू मेंटेन फॉर्मेलिटी देयर आर वेरियस कोलोकियलिज्म्स एंड शॉर्टन फॉर्म टू अवॉइड। तो मैंने इसको कोलोकियलिज्म को मैंने पहले कहा कि वो डेली कन्वर्सेशंस आ जाती हैं, डेली यूजेज की लैंग्वेज आ जाती है, इससे आप थोड़ा सा दूर हटेंगे। और इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स के सेंटेंसेस जो होते हैं जिसको हम कंट्रक्शन भी कहते हैं, उससे आपने अवॉइड करना है। अवॉइड शॉर्टन स्टाइल, देख लीजिए नीचे, शुड नॉट, यानी ये जो शुडंट या इट्स, ऐसे आपने यूज़ नहीं करना, यानी आपने कंट्रक्शन यूज़ नहीं करनी। अवॉइड पॉपुलर फ्रेजेस और क्लिचेस एट द एंड ऑफ द डे, ये वो वर्ड्स हैं। इन द नट शेल, व्हेन इट कम्स टू द क्रंच, रिप्लेस विद, ये वो सारे वर्ड हैं। ये ज़रा देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, इन अ नट शेल, व्हेन इट कम्स टू द क्रंच, ये वो वर्ड है जिनको आपने अपने लैंग्वेज के अंदर यूज़ नहीं करना। इनकी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं फाइनली, इन समरी, इन अ क्राइसिस, तो इनको आपने उनकी जगह पे यूज़ करना है। और अवॉइड कैजुअल एवरीडे वर्ड्स सच एज रियली, ओके, मे बी, तो इस किस्म के जो वर्ड्स हैं, जिस तरह हम अपनी आम लाइफ के अंदर हम कहते हैं रियली,
ही हैज़ डन इट। तो इस किस्म के वर्ड जो हम अपनी कोलोकियल लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन या डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, जी नहीं, इन तीनों को आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, अब कुछ बड़े ये थोड़ी सी ये और भी चीज़ है कि हाउ टू अवॉइड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। थीसिस के अंदर, एकेडमिक राइटिंग के अंदर आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ नहीं करना। तो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। और इसके अंदर हम ये जो मीन के फर्स्ट पर्सन बेसिक दो हैं और आगे इनकी माई, मी और आवर, अस, ये दोनों जो 6 वर्ड्स बन जाते हैं। तो आई, माइन और माई, तो ये वो वर्ड हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है, तो इनको आपने यूज़ नहीं करना। तो आई आर्ग्यू की जगह आप लिख सकते हैं द रिपोर्ट आर्ग्यूज़। वी सर्च की जगह लिख सकते हैं द ग्रुप रिसर्च्ड। आई यूज्ड स्ट्रक्चर की जगह लिख सकते हैं चूजन मेथोडोलॉजी। एज माई मेथोडोलॉजी पॉइंट्स आउट की जगह भी लिख सकते हैं इन द स्ट्रक्चर्ड। आई फाउंड दैट की जगह लिखेंगे इट वाज फाउंड दैट। तो ये बड़े ही प्यारे वर्ड्स हैं, आपने इनको यूज़ करना है और आपने फर्स्ट पर्सन से आप आराम से बच जाएंगे, जो कि एकेडमिक राइटिंग के अंदर जिससे हमें बचना होता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारी वीडियो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी एकेडमिक राइटिंग के ऊपर। हमने क्या क्या यूज़ करना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किधर किधर एकेडमिक राइटिंग यूज़ होती है, किन किन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी